Hello, dear champions. Welcome to Super Grades. My name is Tapesh Saxena, and in this session, we are going to solve all 22 questions of the quantitative aptitude section of slot 1 of CAT 2025 actual exam. CAT 2025 का जो actual exam हुआ था नवंबर 2025 में स्लॉट 1 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का हम ऑल 22 क्वेश्चंस इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं. So let's start moving ahead with question number 1. While giving you the solutions, I will also tell you the topic of the question. Right? किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है वो भी आपको पता चल जाएगा. And at the same time, I am also going to tell you the level of difficulty of the question. So let's start with the first one. If the length of a side of a rhombus is 36 centimeter and the area of the rhombus is 396 square centimeter, then the absolute value of the difference between the lengths in centimeter of the diagonals of the rhombus is. ठीक है, तो this is like a question of geometry and mensuration. More specifically mensuration का question है, area की बात हो रही है और area से related concept ही हमें use करना है. यहाँ पर रोम्बस के दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली यूज होने वाले हैं. पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो रोम्बस का एरिया होता है दैट कम्स आउट टू बी हाफ इनटू द लेंथ प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स. तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम हाफ कर देते हैं, रोम्बस का एरिया आ जाता है. एंड देन द सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू मेक यूज ओवर हियर इज कि D1 और D2 का स्क्वायर, मतलब जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के उनकी लेंथ के स्क्वायर का जो सम होता है दैट कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर. दैट इज द सेकंड फॉर्मूला. सो नाउ इफ आई सी कि हमें यहाँ पर एरिया की वैल्यू गिवन है तो इससे यहाँ पर D1 और D2 का प्रोडक्ट पता चल जाएगा. एरिया की जो वैल्यू है दैट इज 396. 396 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन डेफिनेटली D1 और D2 दोनों का प्रोडक्ट हमें पता चल गया. उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो साइड की लेंथ गिवन है दैट इज 36. सो वी कैन से फॉर श्योर कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ 36 स्क्वायर. 4 itself is a square of 2 है ना. 4 जो है वो खुद ही 2 का स्क्वायर है तो 2 into 36 ये कितना हो जाएगा 72 का स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद नाउ वी नो द आइडेंटिटी कि D1 माइनस D2 का जो होल स्क्वायर होगा दैट हैज टू बी इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ D1 D2. यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 72 स्क्वायर. यहाँ पे D1 D2 का प्रोडक्ट है, इसमें एक 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 into 2 दिस विल बी 4 और उसके बाद 396 तो हमारे पास है ही. ठीक है, वी कैन इजीली लुक एट इट वेरी 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 सिंपली कि अगर हम इन दोनों टर्म्स में से 72 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 72 होगा और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये मेरे ख्याल से 72 का आई थिंक ओके व्हाट वी कैन से फॉर श्योर इज कि यहाँ से 2 और यहाँ से 36 ले लेंगे तो ये 36 into 11 है, ये 2 into 2 है तो 11 into 2 हमारे पास 22 बच जाएगा विच मीन्स कि यहाँ पे 72 into 50 होगा. 72 into 50, 72 5s is 360 so that will be 3600. तो D1 minus D2 का स्क्वायर जो है that is 3600. So definitely D1 minus D2 की जो वैल्यू है वो इसी का स्क्वायर रूट होने वाली है तो इसका स्क्वायर रूट है 60 and that will be the answer. And that's it. We can say for sure कि क्वेश्चन को इतने ही आसान तरीके से एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते थे and that is why इस क्वेश्चन की कैटेगरी है इजी. राइट, इसका करेक्ट आंसर होगा 60. सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अरुण, वरुण एंड तरुण इफ वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24, 21 एंड 15 days respectively. They charge rupees 2160, 2400 and 2160 per day respectively even if they are employed for a partial day. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इन तीनों में से कोई वर्कर सिर्फ काम करने प्रेजेंट भी हो गया तो भी उसे इतना अमाउंट पर डे के लिए देना पड़ेगा. ठीक है, मतलब उसने अगर 1 मिनट 1 सेकंड भी काम कर लिया तो ये अमाउंट उसके पास जाएगा ही जाएगा. देन उसके बाद ऑन एनी गिवन डे एनी ऑफ द वर्कर्स मे और मे नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क. इफ द टास्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन 10 days और लेस then the minimum possible amount in rupees required to be paid for the entire task is. right. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात समझ सकता हूँ कि इफ आई जस्ट लुक एट इट कि मुझे मिनिमम अमाउंट में इस वर्क को एकम्प्लिश करवाना है इन्हीं 3 वर्कर से
तो मैं सबसे पहले उस वर्कर को चूज करूंगा जिसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा हो, जो टास्क को जल्दी जल्दी खत्म कर सके और जिसके चार्जेस भी बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट वर्कर दिख रहा है तरुण, उसको सबसे कम नंबर ऑफ डेज लगते हैं। और अगर हम अमाउंट के हिसाब से भी देखें तो सबसे कम इसकी चार्जेस भी है, क्योंकि 2400 बाकी दोनों से बड़ा है और बाकी दोनों तो इक्वल है। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि 10 डेज के लिए हम सबसे पहले तरुण को तो एम्प्लॉय कर ही देंगे। ठीक है, तरुण जितना भी काम कर पाएगा 10 डेज तक हम उसको यूटिलाइज जरूर करेंगे। सो वी कैन से फॉर श्योर कि फॉर 10 डेज हम तरुण को पे करने वाले हैं 2160 रुपीज के हिसाब से 21,600 रुपीज। ठीक है, अब ऑब्वियसली 10 डेज में काम खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि तरुण जो है वो पूरे वर्क को फिनिश करता है 15 डेज में। तो अगर वो 15 डेज में पूरा वर्क फिनिश करता है तो इन 1 डे ही विल बी एबल टू डू ओनली 1/15, and in 10 days he will be able to finish 10/15, that is 2/3 part of the work, which means कि अभी भी वर्क का 1/3 पार्ट बचा हुआ है। तो 1/3 पार्ट जो है वो किससे फिनिश करवाना चाहिए? तो अगेन एक ऐसा वर्कर जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। मेरे ख्याल से देखो, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि चार्जेस के हिसाब से सोचें तो जो हमारा वरुण है उसके चार्जेस तो ज्यादा है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है। अगर ये 1/3 काम खत्म करेगा, देखो 1/3 काम खत्म करना है, ये पूरा काम खत्म कर सकता है 21 डेज में, राइट? तो अगर ये 21 डेज में पूरा काम फिनिश कर सकता है तो इसे 1/3 वर्क फिनिश करने में सिर्फ 7 डेज लगेंगे, और 7 डेज में इसे 2400 रुपीज के हिसाब से हमें 16,800 रुपीज पे करने पड़ेंगे। हम कौन से वर्कर की बात कर रहे हैं? वरुण की। वरुण से हम 7 डेज पैदल में काम करवाएंगे। ठीक है, तरुण के 10 डेज और वरुण के 7 डेज पैदल में वो लोग वर्क करते रहेंगे, तो 10 डेज में काम तो फिनिश हो जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं ये काम अरुण को पूरा करने के लिए दूं, लेकिन अरुण पूरा काम करता है 24 डेज में, तो उसे 1/3 वर्क करने में लग जाएंगे, 24 को 3 से डिवाइड करो, 8 डेज। तो हम ये बोलेंगे कि इन दैट केस अगर हमने बाकी का बचा हुआ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट अरुण को दिया तो वो 8 डेज लगा देगा, और 8 डेज में वो 2160 रुपीज के हिसाब से कितना चार्ज करेगा? सो 8 कैरी आएगा 4, 8 1 8 प्लस 4 इज 12, 8 2 16 प्लस 1 17, मतलब थोड़ा सा महंगा ही पड़ जाएगा, इट विल बी लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव। तो हम ये बोलेंगे कि ये ऑप्शन बढ़िया नहीं है। अगर हमें अमाउंट को मिनिमाइज करना है तो हमें डेफिनेटली तरुण और वरुण के कॉम्बिनेशन को ही यूज करना चाहिए, एंड इन दैट केस वी कैन से फॉर श्योर कि जो हमारा टोटल अमाउंट है वो हो जाएगा 38,400 इफ माय कैलकुलेशंस आर करेक्ट। सो डेफिनेटली 38,400, आंसर ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट कि ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था। तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि कौन से वर्कर को कितने दिन के लिए यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, दैट काइंड ऑफ लॉजिक विल डेफिनेटली बी रिक्वायर्ड, और आंसर ऑप्शन सी तो डेफिनेटली करेक्ट है ही। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच चेयर and gives 13 chairs to a customer for the discounted price of 12 chairs to earn a profit of 26% on the transaction. If the cost price of each chair is rupees 100, then the mark price in rupees of each chair is, right? तो मेरे ख्याल से शॉपकीपर जो है वो अल्टीमेटली 13 चेयर्स कस्टमर को देने वाला है। इसका मतलब अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस की वैल्यू देखते हैं तो 13 चेयर्स उसके हाथ से जाएंगे, है ना, उसकी दुकान से 13 चेयर्स तो निकल ही जाएंगी कस्टमर के पास, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर इज 100 रुपीज। इसका मतलब उसको 1300 रुपीज की कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन अब वो इस कॉस्ट के ऊपर 26% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो इस 1300 से 26% ज्यादा होना चाहिए, विच मीन्स इट हैज टू बी 126% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, राइट। 100% तो बराबर ही होता है नंबर के, 26% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 26% इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 126% हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जो सेलिंग प्राइस आना चाहिए पूरे चेयर्स का, जितने भी चेयर्स वो बेच रहा है
उनका सेलिंग प्राइस आना चाहिए 13 इंटू 126, ठीक है, दैट इज द सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब ये सेलिंग प्राइस आएगा कैसे, कि उसने जो भी मार्क प्राइस रखा होगा उस पे वो 22% डिस्काउंट देगा। इसका मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है दैट इज मार्क प्राइस का 22% लेस, और किसी भी नंबर में से 22% माइनस कर देते हैं तो 78% बचता है। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है ये डेफिनेटली मार्क प्राइस का 78% है, और सेलिंग प्राइस तो हमें पता है कि सारे चेयर्स का सेलिंग प्राइस शुड बी दिस मच। तो अब अगर इसको कैलकुलेट किया तो 13 का ये हो जाएगा 6 टाइम्स, उसके बाद ये हो जाएगा 6 का 21 टाइम्स, और 21 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब सारे के सारे चेयर्स मिलाकर जो मार्क प्राइस है वो आना चाहिए 2100। लेकिन अब वो एक चेयर तो फ्री में दे रहा है, कस्टमर को चार्ज तो सिर्फ 12 चेयर्स के लिए ही कर रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा मार्क प्राइस जो होगा वो अगर हमें पर चेयर, एक चेयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है, so this has to be divided by 12, so 12 1 जा 12, बचेगा 9 90, 12 7 जा 84, बचेगा 6 60, 12 5 जा 60। इसका मतलब हर चेयर का मार्क प्राइस 175 रुपीज पे सेट करना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो 175 रुपीज इज द करेक्ट आंसर, दैट इज the correct answer for this question। and obviously percentage profit loss discount के बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा अकल नहीं लगानी पड़ेगी, टाइम भी सॉल्व करने में कम लगेगा, तो क्वेश्चन डेफिनेटली इजी है। उसके बाद चलें आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है a value of c for which the minimum value of f of x is equal to x is f of x and is greater than the maximum value of g of x, right? तो हमें f of x और g of x दोनों एक एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, हमें c की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे कि f of x की मिनिमम वैल्यू और g of x की मैक्सिमम वैल्यू में क्या रिलेशन बने, कि f of x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो g of x की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी आनी चाहिए, ठीक है, दैट इज द कंडीशन, है ना। चलो, तो अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को अच्छे से प्रिपेयर किया है, सो वी कैन ऑलवेज रिकॉल कि हमें f of x की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, राइट। तो हम हमेशा क्या करते हैं, x के प्लेस पर रखते हैं -b/2a, ठीक है। जब a पॉजिटिव होता है तो इससे हमें मिनिमम वैल्यू पता चल जाती है, और जब a निगेटिव होता है तो इसी से हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन के केस में या तो मिनिमम डिफाइंड होता है या मैक्सिमम, दोनों तो एक साथ कभी डिफाइंड होते नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि f of x के केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो x स्क्वायर -4c, तो यहाँ पर जो हमारा b है दैट इज नथिंग बट -4c, और जो a की वैल्यू है वो तो डेफिनेटली 1 है, तो जो f of x है उसमें x के प्लेस पर हम -b/2a पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये 1 है तो 1 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 और आ जाएगा। सिमिलरली g ऑफ x के केस में हम ये देख सकते हैं कि g ऑफ x के केस में जो b है उसकी वैल्यू है 3c प्लस 3c, लेकिन जो हमारा a है वो -1 है, तो 2 टाइम्स ऑफ -1 इतना पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन x है उसमें हमें पुट करना है 2c, तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता चल जाएगी, 2c ही आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, सो हियर वी हैव टू पुट 3c/2, राइट। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले f of x में 2c पुट किया तो 2c का स्क्वायर दैट विल कम आउट टू बी 4c स्क्वायर माइनस 4c इंटू 2c, सो दैट विल बी इक्वल टू 8c स्क्वायर, और हमारे पास प्लस 8c तो है ही। उसके बाद g में हमने 3c/2 पुट किया तो 3c/2 का स्क्वायर, so that will be 9c square by 4 minus 9c square by 4, उसके बाद प्लस है 3c into 3c by 2, so that will be 9c square by 2, और फाइनली हमारे पास -2c भी है, ठीक है। सारे टर्म्स को एक ही साइड में अगर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, सो वी कैन से फॉर श्योर कि यहाँ पर लेस देन 0 का कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना, सारी चीजें उस तरफ ले जा सकते हैं क्योंकि ये 8c स्क्वायर बड़ा है 9c स्क्वायर बाय 4 से। तो देखो यहाँ, अच्छा ये 4c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर 4c स्क्वायर ही होगा, ठीक है, -4c स्क्वायर, दूसरी तरफ प्लस 4c स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 4 जा ओके
हाँ जी, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा इसे। हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस होगा -4c² प्लस 8c एंड देन इट हैज टू बी ग्रेटर देन। तो अगर ये x है तो ये x का हाफ है, या उल्टा सोचो ये x है तो ये 2x है। तो 2x में से x गया तो बचेगा x। इसका मतलब हमारे पास बचेगा 9c²/4, उसके बाद -2c, है ना। अब मेरे ख्याल से सारे टर्म्स को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो अगर हम ये जो c² वाली टर्म है इनको राइट में लेकर जाएं, तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 दैट विल बी 25c²/4। ये 8c भी इधर जाएगा, सो दैट विल बिकम हाउ मच, सो दैट विल बी इक्वल टू आई गेस 8 प्लस 2, सो दैट विल बिकम -10c एंड इट हैज टू बी लेस देन 0। ठीक है, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ये दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो, और ये 4 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 40, 25c² माइनस 40c होगा जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 0 इज ग्रेटर देन 5c², वहां पर 40 होगा, सो दैट विल बिकम -8c। और अब हम ये कह सकते हैं कि यहां से अगर हमने c कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 5c-8। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास है इसके दो फैक्टर्स हैं, c-0 और 5c-8। इसकी वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए, मतलब जो c की वैल्यू है वो दोनों फैक्टर्स के बीच में होगी। एक फैक्टर है 0 और दूसरा जो फैक्टर है वो है, अच्छा दोनों ही ठीक है, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, तो एक फैक्टर है 0 और दूसरा फैक्टर है 8/5, राइट। इसका मतलब c की वैल्यू 0 से 8/5 तक कुछ भी हो सकती है। 8/5 का मीनिंग होता है 1.6, राइट। तो 0 से 1.6 तक कुछ भी हो सकती है, विच मीन्स नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। जो 2 है वो 1.6 से बड़ा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस इंटरवल में c की सिर्फ एक ही वैल्यू लाई कर रही है, दैट इज 1/2। तो आंसर ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स इट। Let's try to understand the level of difficulty of this question again. For those who know the technique, right, जिनको ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए x के प्लेस पर -b/2a पुट कर देते हैं, वैल्यू आ जाती है, उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो डेफिनेटली इसे मैं इजी की कैटेगरी में रख सकता हूं, और ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन डी तो करेक्ट आंसर है ही। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। In a circle with center C and radius 6√2 centimeter, PQ and SR are two parallel chords separated by one of the diameters. तो एक डायमीटर है उन दोनों के बीच में, मतलब डायमीटर के, अगर एक कॉर्ड डायमीटर के ऊपर है तो दूसरी कॉर्ड डायमीटर के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो हमारा एंगल PQC है वो 45 डिग्री है, and the ratio of the perpendicular distances of PQ and SR from C is 3:2. Then find the area in square centimeter of the quadrilateral PQRS. ठीक है, तो चल मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इसमें एक डायग्राम ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर्कल का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी। ऑब्वियसली ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखता हूँ तो जो मेरे दोनों कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ तो अलग अलग होंगी ही, क्योंकि उनके सेंटर से जो डिस्टेंसेस हैं वो 3:2 के रेशियो में है। सो आई कैन से फॉर श्योर कि जो मेरी एक कॉर्ड होगी वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। ठीक है, ओके, तो एक कॉर्ड जो है वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, समथिंग लाइक दिस, राइट। और दूसरी जो कॉर्ड है वो डेफिनेटली थोड़ी सी छोटी होने वाली है, समथिंग लाइक दिस। ओके, चलो, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो जो मेरी सेकंड कॉर्ड है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस इन लेंथ, तो वो शायद थोड़ी सी ऐसे बन जाएगी, है ना। तो वी कैन से फॉर श्योर कि ये हो गई हमारी कॉर्ड नंबर 2। चल, अब ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच में एक डायमीटर भी है, तो यहाँ कहीं सर्कल का सेंटर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो सर्कल की रेडियस है वो है 6√2 सेंटीमीटर, और एंगल PQC जो है दैट इज ओके, सेंटर है C, है ना। तो सेंटर तो हो गया C, और यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमारा एक कॉर्ड जो है वो है PQ, ये नीचे वाली कॉर्ड है PQ। तो जब हम P और C को मिलाएंगे, Q और C को मिलाएंगे, तो यहाँ पर ये रेडियस ही होगी। सो दिस इज 6√2 और ये भी 6√2 है,
और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री के बराबर। ठीक, अब ऑब्वियसली जब हम सी से पॉइंट सी से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमें पता है कि कॉर्ड के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है सेंटर से तो कॉर्ड हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम हमारा जो मैजिक ट्राइंगल होता है 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं तो अगेन वी कैन डू इट वेरी वेरी क्विकली कि अगर इसके दोनों लेग्स ए यूनिट्स के हैं तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो a√2 होता है। तो अगर ये 6√2 है तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट भी 6 होगा, ये वाला पार्ट भी 6 होगा। लेट से ये वाला पॉइंट है m, तो cm की लेंथ 6 हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली अगर MQ 6 है तो PM भी 6 होगा, मतलब ये जो पूरी कॉर्ड है दिस हैज टू बी इक्वल टू 12 यूनिट्स। ये कॉर्ड 12 यूनिट्स लेंथ की है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जो डिस्टेंसेस हैं वो 3:2 के रेशो में है, 3:2 के रेशो में है। सो वी कैन से फॉर श्योर कि ये 3 × 2 6 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली 4 के बराबर होगा। यहाँ पर रेडियस आ जाएगी, इस कॉर्ड का जो नाम है दैट इज PQSR, तो ये हो गया SR, है ना। इस कॉर्ड का नाम क्या है? PQSR SR, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इफ द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ PQ एंड SR, तो PQ का डिस्टेंस ज्यादा है, SR का कम है, तो ये 3 × 2 6 है, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा। ये CS जो है वो रेडियस ही है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पर CN की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। CN की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो 6√2 हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर निकालोगे तो 36 × 2 72 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा 16, 72 में से 10 माइनस किया 62, 62 में से 6 माइनस किया तो 56, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 56। 56 जो होता है दैट इज 4 × 14 और 4 का रूट होता है 2√14। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है SN ये आ जाएगा हमारा 2√14 के बराबर, विच मीन्स जो NR है वो भी 2√14 ही होगा और इस कॉर्ड की जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी 4√14 के बराबर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब हमसे पूछा है देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो PQRS चलो इधर R लिख लेते हैं, सो दैट इज R एंड दैट इज S, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे PQRS, तो यहाँ पर R है, यहाँ पर S है, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स का सम लेंगे तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 4√14 है, मल्टीप्लाइड विद हाइट मतलब पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, तो ये 4 और 6 का जो सम है वो टोटल कितना हो जाएगा? तो इसकी टोटल हाइट हो जाएगी 10 के बराबर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 × 2 और 10 कैंसिल होंगे तो 5 बचा। उसके बाद इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 3 + √14 एंड दिस विल गिव अस द आंसर दैट इज 20 × 3 + √14। आंसर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना टाइम लगा? सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए भी क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व हो गया, तो मैं इसका डिफिकल्टी लेवल कहाँ सेट करूं? तो मैं फिर भी ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि काफी सारे प्रॉपर्टीज लग रहे हैं। अगर आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा, क्लिक नहीं करेगा, तो शायद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट अ सर्टेन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। A given sum amounts to rupees 13,920 in 3 years and to rupees 18,960 in 6 years and 6 months, मतलब 6.5 years, 6.5 साल की बात हो रही है। तो 3 years and 6.5 years, difference is definitely 3.5 years. So we can say for sure कि यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है वो 13,920 से रेज होता है एंड इट बिकम्स 18,960। मतलब इसमें हम कितना गेन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तो 6 - 2 is 4, 9 - 9 is 0, 18 - 13 is 5। तो 5,040 रुपीज का गेन हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। बट इतने अमाउंट से गेन करने के लिए जो हमारा अमाउंट है, राइट, वो डेफिनेटली
हाँ जी, तो ये अमाउंट जो है ये गेन होने के लिए हमें जो टाइम है वो कितना लग जाता है, तो टाइम लग जाता है 3.5 ईयर्स। ठीक है, अब अगर हमारे पास टाइम 3.5 ईयर्स का है, गेन हो रहा है 5040, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, तो वी नो कि सिंपल इंटरेस्ट में हर टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट सेम ही होता है। मीन्स वी कैन से फॉर श्योर कि यहाँ पे 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो उसके लिए हम 5040 को 3.5 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट कैंसिल हुआ तो 0 आ जाएगा। 35 वन जा 35, बचेगा 115, 154, 35 फोर जा 140, कैरी आएगा, फिर से डिफरेंस आएगा 14, तो ये हो जाएगा 1440। एंड दैट्स इट, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है, सो वी कैन से फॉर श्योर कि 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा। इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 फोर जा 12, 3 फोर जा 12 प्लस 1 13, एंड 3 वन जा 3 प्लस 1 4। इसका मतलब ये जो 3 इयर्स है इसमें हमने इतना इंटरेस्ट गेन किया था, विच मीन्स हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ, तो 3 इयर्स के बाद अमाउंट हो रहा है 13,920, जिसमें हमने इंटरेस्ट गेन किया है 4320। सो व्हाट वाज द प्रिंसिपल वैल्यू, तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 माइनस 3 दैट विल बी 6, 13 में से 4 गया 9, मतलब हमारा प्रिंसिपल 9600 है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ द सेम गिवन सम मींस 9600 had been invested for 2 years at the same rate as before but with interest compounded every 6 months। तो अगर हर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहेगा, इतना ही अमाउंट हम करेंगे डिपॉजिट, तो फिर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा इन 2 इयर्स, राइट। सो जी जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट इट। अच्छा, मुझे ये बात पता है कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो है 1440, और जबकि प्रिंसिपल है 9600, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आई कैन से फॉर श्योर कि 9600 का जब हम 10% कैलकुलेट करते हैं दैट इज 960, और इसी को आधा करते हैं 5% कैलकुलेट करते हैं तो 480, और इन दोनों का जो सम है दैट इज 15%, और 15% की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 1440 आ रही है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। तो अगर हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पूरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 15%, तो जब हम कंपाउंडिंग करेंगे एवरी 6 मंथ्स तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आधा हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ्स में इसका आधा ही इंटरेस्ट मिल पाएगा। सो वी कैन से फॉर श्योर कि हमारे पास 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ 7.5% का होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 1 साल में अभी 1440 अर्न कर रहे हैं, सो इन दैट केस हम पहले 6 मंथ्स में कितना अर्न कर पाएंगे, 720। पहले 6 मंथ्स में हम कितना अर्न कर पाएंगे, 720 रुपीज। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पूरे साल में 1440 है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में कितना होगा, 720। अब ये 720 प्रिंसिपल में ऐड होगा और फिर उसके बाद प्रिंसिपल इंक्रीज होगा, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 7.5% से ही बढ़ेगा। इसका मतलब 720 को 7.5% से इंक्रीज कर दो। 720 का 25% होगा 180, मतलब 2.5% होगा 18, 10% है 72, 72 में से 18 माइनस करो तो इसका 7.5% होगा 54। इसका मतलब जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होंगे उसमें हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 5 + 2 7, 774 मिल गया। ठीक है, अब अप्लाई दी सेम लॉजिक अगेन। ठीक है, क्या कर सकते हो, सबसे पहले 7.5% निकालना है ना, तो 75% होता है 3/4। इसको 3/4 मतलब 4 से डिवाइड करके सबसे पहले 25% निकाल लेते हैं। तो 774 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4, बचेगा 337, 4 9 जा 36, बचेगा 114, 4 3 जा 12, और ये होगा 193.5। ये होगा इसका 1/4 पार्ट। तो इसका मतलब इसी को 3 टाइम्स करेंगे, तो 3 टाइम्स करेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, कैरी आ जाएगा 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, 3 1 जा 3 प्लस 2 दैट इज 580। तो 580.5 इसका 75% है, तो 7.5% के लिए पॉइंट को बस एक प्लेस लेफ्ट में मूव कर दो, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट करीब करीब 58 रुपीज हो जाएगा। सो वी कैन 58 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट विल बी 8 + 4 12,
कैरी आएगा 1, 7 + 5 12 + 1 13, कैरी आ जाएगा 1, सो दैट विल बी 832। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पे 54 से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 58 से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 60 से इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारे नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा दैट हैज टू बी वेरी क्लोज टू, सुपर क्लोज टू 9892। तो अब अगर मैं इन सारे वैल्यूज को ऐड करके देखूं, ये मेरा फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है, देन दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स। और अब अगर हम इनको ऐड करके देखते हैं तो 4 + 2 6 + 2 10, 6 + 2 that is 4 + 2 6, 6 + 2 is 8, 9 + 3 is 12, 12 + 7 is 19, 19 + 2 is 21, carry आया 2, 8 + 2 is 10, 10 + 8 is 18, 18 + 7 is 25, 25 + 7 is 31। मतलब my answer is coming out to be 3118, एंड ऑब्वियसली ये 3118 से थोड़ा सा ज्यादा ही हो सकता है, कम तो नहीं होगा, है ना। लेट मी चेक इट अगेन, is my calculations, are my calculations correct? 8 8 16, 7 7 14, okay, so this will come out to be 3218, है ना, not 3118, this will be 3218, and the interest will be actually be slightly more than this, क्योंकि मैंने यहाँ पर 60 लिया है बट एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही इंक्रीमेंट होगा, so the interest will be slightly more than 3218 and the closest value is 3221 and that has to be the correct answer। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में मैं क्या कहूंगा कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली तो सिंपल है, कॉन्सेप्चुअली बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ लग नहीं रहा इसमें, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर कह सकते हैं इसे, बट स्टिल आई विल पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ इजी क्वेश्चंस, क्योंकि कैट का डिफिकल्टी लेवल ऐसा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जिनको हम थोड़ा सा टाइम देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा फॉर श्योर, उसे तो फिर हमें इजी ही कहना पड़ेगा। तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद मतलब इजी बट लेंथी, आप इसमें रिमार्क लिख सकते हो, इजी बट लेंथी, ये भी वैसे ही है, आई थिंक लेंथी क्वेश्चन है बट अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि बहुत डिफिकल्ट तो ये भी नहीं है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू डू इट टुगेदर। The ratio of the number of students in the morning shift and afternoon shift of a school was 13:9। तो हमें ये पता चल रहा है कि मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में रेशियो है 13:9 का। इसका मतलब अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि मॉर्निंग शिफ्ट में 13 स्टूडेंट्स हैं, आफ्टरनून शिफ्ट में 9 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं 22। After 21 students moved from the morning shift to the afternoon shift, this ratio became 19:14। तो थोड़ा सा कुछ मूवमेंट हुआ तो ये रेशियो 19:14 हो गया, लेकिन सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी स्कूल में, मतलब टोटल तो सेम ही रहेगा। तो ये जो 19 और 14 का सम आएगा 33 और यहाँ जो सम है 22, ये एक्चुअली इक्वल ही होने चाहिए। इक्वल होने चाहिए तो सबसे पहले इनको इक्वल करने के लिए इस पूरे रेशियो स्केल में 2 मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे रेशियो स्केल में 3 मल्टीप्लाई कर दो। सो वी कैन से फॉर श्योर कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स 26 हैं, आफ्टरनून शिफ्ट के स्टूडेंट्स 18 हैं और टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 13। ओके ओके ओके, आई थिंक थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, राइट। 13 और 9 को, 13 और 9 का जो सम है वो है 22 और यहाँ पर 19 और 14 का जो सम है दैट इज 33। इक्वेट करना है तो ऊपर 3 और नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे ख्याल से मॉर्निंग शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर 39 हैं तो आफ्टरनून शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं 27 और टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 66, राइट। अगर वन स्टूडेंट यहाँ से आप मूव करें, 39 में से वन स्टूडेंट यहाँ पर मूव करे तो यहाँ पर 19 × 2 38 स्टूडेंट्स होंगे, 14 × 2 28 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, एंड अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो टोटल 66 ही रहेंगे, लेकिन इस केस में सिर्फ वन स्टूडेंट को मूव करना पड़ेगा, विच मीन्स कि अगर यहाँ क्वेश्चन में 21 गिवन है तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि हमें इन सारे वैल्यूज को 21 टाइम्स करने की जरूरत है। सो वी कैन से फॉर श्योर कि अभी जो मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं वो 38 × 21 के बराबर है। 21 8 जा 168, 21 3 जा 63, 63 + 6 69, तो ये हो जाएगा 798। यहाँ पर भी 21 मल्टीप्लाई करेंगे, 21 8 जा 168, कैरी आएगा 16, 21 2 जा 42 + 16 दैट विल बी 58। तो इसका मतलब सारा ट्रांजैक्शन होने के बाद अभी जो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें 798 स्टूडेंट्स हैं और आफ्टरनून शिफ्ट में 588 स्टूडेंट्स हैं।
Now they are saying that next some new students join the morning and afternoon shift in the ratio 3:8. इसका मतलब जो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट है जिसमें 798 स्टूडेंट्स हैं उसमें अगर 3x स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं और जो आफ्टरनून शिफ्ट है जिसमें 588 स्टूडेंट्स हैं उसमें अगर 8x स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो हो जाएगा 5/4. सो देन द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड दिस, राइट. तो कितने नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है वो है टोटल 11x एंड वी हैव टू फिगर इट आउट कि 11x की वैल्यू क्या होगी. तो ऑब्वियसली 11x की वैल्यू आंसर ऑप्शन में गिवन है. अगर 11x 110 के बराबर हुआ तो x होगा 10, ठीक है. लेकिन अगर मैं यहाँ x को 10 पुट करूं तो 3 इंटू 10 30 होता है. 798 में 30 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी, 5 का मल्टीपल आएगा ही नहीं, विच मीन्स ये आंसर करेक्ट नहीं है. सिमिलरली अगर 11x की वैल्यू 88 है तो x होगा 8. 3 इंटू 8 इज 24. 798 और 24 का सम अगेन नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर x की वैल्यू 11 आएगी. 3 इंटू 11 इज 33. 798 और 33 का सम भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. यहां पर x की वैल्यू आएगी 9. 11x इज इक्वल टू 99, तो x कितना होगा 9. और 3 इंटू 9 होता है 27. तो जब आप ये बोलोगे कि 798 में हम 27 ऐड कर रहे हैं तो 7 प्लस 8 15, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, तो हमारे पास टोटल सम आएगा 825. और अगर x की वैल्यू 9 है तो हम नीचे कितना ऐड करेंगे, 8 9 जा 72, और इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो 2 प्लस 8 ये हो जाएगा 10, कैरी आएगा 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 16, कैरी आ जाएगा 1, 5 प्लस 1 दिस विल बी 660. अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो. इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली 5/4 का रेशियो है, ठीक है. 5/4 का ये रेशियो है. ये दोनों जो है ये 165 के मल्टीपल है. 165 इंटू 4, 165 इंटू 5. सो वी कैन से फॉर श्योर कि यहाँ पर ये वैल्यूज 27 और 72 ही होने चाहिए और x की वैल्यू 99 ही होनी चाहिए. अब अगर आप इसे एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे तो अगेन थोड़ा सा टाइम और ज्यादा लग जाएगा. तो टाइम सेव करना है तो यूज द आंसर ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले इसका डिफिकल्टी लेवल समझ लेते हैं. तो क्वेश्चन इजी था, जैसा मैं कह ही रहा था कि क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट आई एम श्योर कि हम इसे एग्जाम में भी सॉल्व कर पाएंगे. उसके बाद देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आया. अ कैफेटेरिया ऑफर्स 5 टाइप्स ऑफ सैंडविचेस. तो इसका मतलब एक कैफेटेरिया जो है उसमें सबसे पहले 5 टाइप के सैंडविचेस की चॉइस है. लेट्स से कि सैंडविचेस है S1 S2 S3 S4 S5, राइट. उसके बाद मोर ओवर फॉर ईच टाइप ऑफ सैंडविच अ कस्टमर कैन चूज वन ऑफ 4 ब्रेड्स, राइट. तो इसका मतलब 4 ब्रेड्स में से किसी भी एक ब्रेड की चॉइस भी अवेलेबल है, ठीक है. ब्रेड नंबर 1 2 3 4 में से हम कोई सी भी एक ब्रेड ले सकते हैं. उसके बाद ऑप्ट फॉर आइदर स्मॉल और लार्ज साइज सैंडविच. तो यहाँ पे 2 चॉइसेस जो है वो साइज को लेकर भी है, स्मॉल साइज भी है, लार्ज साइज भी है. एंड उसके बाद ऑप्शनली द कस्टमर मे ऑल्सो एड अप टू 2 आउट ऑफ 6 अवेलेबल सॉसेस, राइट. अप टू 2 मतलब ये ऑप्शनल है. आप चाहो तो 0 सॉसेस ले लो या फिर आप 1 सॉस ले सकते हो या 2 सॉसेस तक उसमें ऐड कर सकते हो. और कितने सॉसेस के चॉइसेस यहाँ पर अवेलेबल है, तो 6 चॉइसेस आर अवेलेबल, राइट. सो लेट्स से कि चॉइस नंबर 1 2 3 4 5 6, सो वी हैव गॉट 6 चॉइसेस ऑफ सॉस आल्सो, राइट. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच एन ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड फॉर अ सैंडविच इज, राइट. तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये तीनों काम तो करना ही है ना. आपको 5 इंटू 4 इंटू 2 मतलब 40 वेज में तो आप सैंडविच ऑर्डर कर सकते हो बिना किसी सॉस के, राइट. बिना किसी सॉस के भी आपके पास यहाँ पर कितनी चॉइस, कितने तरीके के सैंडविच हो सकते हैं. तो कोई भी एक सैंडविच, उसमें किसी भी टाइप की ब्रेड और फिर उसमें किसी भी टाइप का साइज ले सकते हो, तो 40, राइट. ये आपका केस नंबर 1 बनेगा. सेकंड केस ये है कि अगर मैंने इसी के साथ एक सॉस भी लिया तो आउट ऑफ 6 सॉसेस अगर मुझे एक सॉस सिलेक्ट करना है तो उसके भी 6 वेज होंगे.
मतलब दिस कैन बी डन इन 240 वेज। एंड सिमिलरली अगर मैं थर्ड केस देखता हूं कि इसी के साथ अगर मैंने दो सॉसेस लिए तो 6C2 करना पड़ेगा। 6C2 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये तो 40 है ही। 6C2 की वैल्यू मतलब 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी 15। तो यहाँ पर हमारे पास 600 टाइप के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। 6C2, 6 5 30 अपॉन 2 15, करेक्ट। तो नाउ वी कैन से फॉर श्योर कि हमें अगर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस निकालना है इन हाउ मेनी वेज ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड, तो इन तीनों में से किसी भी टाइप का ऑर्डर हो सकता है, विच मींस इन तीनों के नंबर ऑफ वेज को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 880 एंड दैट्स इट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग के ऊपर बेस्ड, तो आई एम श्योर कि हम इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते थे एग्जाम में, है ना। चलिए उसके बाद देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ क्लास देयर वर मोर देन 10 बॉयज एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट। आफ्टर 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 60% ऑफ द बॉयज लेफ्ट। 40% का मतलब होता है 2/5, 60% इज इक्वल टू 3/5, विच मीन्स कि हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को एज अ मल्टीपल ऑफ 5 ही एज्यूम करना चाहिए। लेट्स से कि नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x, नंबर ऑफ बॉयज है 5y, राइट। तो उन्होंने हमसे ये बोला कि जो बॉयज हैं वो 10 से ज्यादा है, मतलब y की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ठीक है। एनीवे x और y इंटीजर होंगे, x और y इंटीजर हैं विथ वैल्यू ऑफ y ग्रेटर देन 2, ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला कि 40% गर्ल्स चले गए, तो 5x का 40% होगा 2x, तो कितने गर्ल्स बचे हमारे पास 3x। एंड जो हमारे पास बॉयज हैं उसमें से 3y 60%, मतलब 3y बॉयज भी लीव कर देते हैं, तो हमारे पास बॉयज बचे 2y। उसके बाद सिचुएशन ये बनती है कि द रिमेनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स वाज 8 मोर देन द रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज, तो ये जो 3x है ये 2y प्लस 8 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू लुक एट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, और हमारा टारगेट क्या है, द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द क्लास, मतलब हमें 5x प्लस 5y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच मीन्स x प्लस y को मिनिमाइज करना है, तो x और y दोनों छोटे छोटे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर x और y दोनों इंटीजर हैं, मतलब यहाँ जो नंबर मुझे मिलेगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल लेकर आना है। y की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो सबसे पहले 3 पुट करके देखेंगे, 2 into 3 6, 6 plus 8 is 14, not a multiple of 3। 2 into 4 8, 8 plus 8 is 16, not a multiple of 3। 2 5s are 10, 10 plus 8 is 18, 18 is a multiple of 3। So we can say for sure कि जब हम यहाँ पर 2 into 5 10 plus 8 18 करेंगे तब x की वैल्यू 6 आ जाएगी, एंड इन दिस केस x और y जो है वो दोनों इंटीजर हो जाएंगे। इसका मतलब मिनिमम टू मिनिमम x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 5, एंड मिनिमम टू मिनिमम देयर विल बी 55 स्टूडेंट्स इन द क्लास, that's it, that will be the correct answer। Okay, so this is how we could have solved this question, very easy question, super easy question था ये, I think less than 1 minute में भी solve हो सकता था। उसके बाद देखें तो आता है क्वेश्चन नंबर 10। कमला डिवाइडेड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 lakh बिटवीन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड गोल्ड, राइट। तो कमला जो है उसने एक टोटल इन्वेस्टमेंट किया, कितने अमाउंट का, 1 लाख रुपीस का, लेकिन उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो पहला पार्ट है वो स्टॉक्स में चला गया, दूसरा पार्ट बॉन्ड्स में चला गया, तीसरा पार्ट गोल्ड में चला गया, राइट। हर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स वाज 25% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, राइट। 25% का मतलब 1/4। तो अगर गोल्ड का स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट 4x है तो बॉन्ड का कितना हो जाएगा x, राइट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख में से हम y को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन से फॉर श्योर, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे y लिख ही लो कि स्टॉक्स में उसका इन्वेस्टमेंट है y। तो नाउ वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पे y और 5x का जो सम है ये तो होना चाहिए 1 लाख, राइट। आप चाहो तो y की जगह डायरेक्टली 1 लाख माइनस 5x रख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, नाउ दे आर सेइंग कि विद एनुअल रिटर्न्स ऑफ 10%, तो स्टॉक्स में 10% के रिटर्न है, राइट। बॉन्ड्स में 6% के रिटर्न्स हैं, और जो हमारा गोल्ड है उसमें 8% के रिटर्न्स हैं। तो इन रिटर्न्स रेट के साथ जो उसकी अर्निंग है इन 1 ईयर
वो है 8,200 रुपीज, राइट। इसका मतलब y का 10%, y का 10% मतलब 10y अपॉन 100, x का 6% 6x अपॉन 100, और 4x का 8%, सो 8 इंटू 4 इज 32x अपॉन 100, इतना हो जाएगा। इन तीनों का जो सम है दैट इज गिवन टू अस एज 8200। ऑब्वियसली 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 820000, एंड ये होगा 10y, ये हो जाएगा 38x, राइट। अब ऑब्वियसली ये इक्वेशन दिख रही है, यहाँ भी एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में भी 10 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10y प्लस 50x इज इक्वल टू 5 जीरोस तो है ही, 6 जीरोस हो जाएंगे। यहाँ से इस इक्वेशन को उठाओ, दिस इज 10y प्लस 38x एंड दैट इज इक्वल टू 82 फॉलोड बाय 4 जीरोस। तो अब अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 50 में से 38 माइनस किया 12x बचेगा, 10y से 10y हो जाएगा कैंसिल, एंड देन डेफिनेटली मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू। सो आई कैन से फॉर श्योर x की वैल्यू हो जाएगी 12 1 12, 12 का 5 टाइम्स मींस इट हैज टू बी 15,000। इसका मतलब कमला ने जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था वो 15,000 था। अब उसमें बॉन्ड में उसे रिटर्न्स कितने मिलते हैं, 6%। तो क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ रुपीज, the amount in rupees that she gained from the bonds was, right। तो 6% of x की वैल्यू है 15,000। तो जब इसी का 6% कैलकुलेट करोगे तो 6% का मीनिंग होगा 6/100 इंटू 15,000 एंड दैट विल कम आउट टू बी 900 रुपीज। 100 से 2 जीरो कैंसिल, 150 इंटू 6 इज 900 एंड दैट्स इट। यही होगा हमारा आंसर भी, है ना। सो दिस इज हाउ वी कुड हैव डन इट, वेरी 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 सिंपली। तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था, आंसर 900 करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 है द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस पी क्यू एंड आर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से कैट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बार था, तो इसको थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3 -2, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -5 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 1। S के नहीं पता तो X Y मान लेते हैं। पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक डायगोनल का मिड पॉइंट दूसरे डायगोनल के मिड पॉइंट के साथ कोइंसाइड करता है, विच मीन्स कि P और R के कोऑर्डिनेट्स का सम Q और R के कोऑर्डिनेट्स के सम के बराबर होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि -3 और 9 का जो भी सम होगा सेम टू सेम वही सम 1 और x का भी आ जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5, तो x मस्ट बी 5। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 1, उनका जो सम है दैट हैज टू बी -5 प्लस y। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट हैज टू बी हाउ मच, -2 + 1 -1, -1 में +5, सो दैट विल बी 4। तो y की वैल्यू हो गई 4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक डायगोनल PR इन दोनों पॉइंट से पास होगा, दूसरा डायगोनल QS इन दोनों पॉइंट से पास होगा। अब हमारे पास XY की वैल्यू है, तो इसका मतलब जो डायगोनल RS है वो पास डायगोनल PQRS है ना, तो मतलब QS जो डायगोनल है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -5 एंड द अदर पॉइंट इज x y जो कि है 5 4। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला कि ये जो डायगोनल है SQ या जिसे हम QS भी कह सकते हैं, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है a 0 पर। सो देन द वैल्यू ऑफ a इज, राइट। तो इसी लाइन के ऊपर एक तीसरा पॉइंट भी है, ठीक है, इसी डायगोनल के ऊपर एक तीसरा पॉइंट भी है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी दो पॉइंट की हेल्प से हम निकाल सकते हैं लाइन का स्लोप, और अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो स्लोप हर बार सेम आएगा। तो इन दोनों से अगर मैंने स्लोप निकाला तो y2 - y1 मतलब 4 - -5 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऐसे ही निकलता है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इन दोनों से स्लोप निकालो तो 0 - 4 डिवाइडेड बाय a - 5, और बस अब इसे सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो 4 + 5 ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4, दूसरी तरफ आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय a - 5। a - 5 को लेकर चले जाओ दूसरी साइड, 4 into -4, so that will be that will be
-16/9 और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से -16/9 + 5। तो हमें पता चलेगा कि 9 5 जा 35, 35 में से 16 माइनस किया तो 9 5 जा 45, 45 में से 16 माइनस किया तो 29/9। तो ए की वैल्यू होगी 29/9। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज, और नॉलेज चाहिए थी तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है उसको हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि कैट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा आ नहीं रहा, तो जो बच्चे प्रिपेयर करते भी हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, एंड दैट इज वाई क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि एक रेयरली आस्क्ड टॉपिक में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12th क्वेश्चन क्या है? श्रुति ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 224 किलोमीटर in 4 parts for a total travel time of 3 hours, right? तो total distance है 224, total time है 3 hours। हर speed in these 4 parts follow an arithmetic progression। ठीक है, तो speed के में arithmetic progression है, and the corresponding time taken to cover these 4 parts also follow another arithmetic progression। If she travels at a speed of 960 meters per minute for 30 minutes, ठीक है, तो देखो अगर उसके 4 पार्ट्स हैं जर्नी के, तो लेट्स से कि वो स्टार्ट करती है पॉइंट ए से, फिर जाती है पॉइंट बी तक, फिर जाती है पॉइंट सी तक, फिर जाती है पॉइंट डी तक, और फाइनली पॉइंट ई है। तो ये 4 पार्ट हैं जर्नी के, है ना। इन चारों पार्ट की जो स्पीड्स है वो भी एपी में है, और जो टाइम है वो भी एपी में है। तो ऑब्वियसली जो टाइम है फर्स्ट पार्ट का वो तो हमें गिवन है, दैट इज 30 मिनट, और टोटल टाइम है 3 आवर्स। 3 आवर्स का मीनिंग कितना हो जाएगा? तो 3 × 60, दैट हैज टू बी इक्वल टू 180, राइट। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो 4 नंबर आएंगे चारों का सम है 180, लेकिन ये चारों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वी ऑल्सो नो कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जो सम आएगा वही सम बीच के 2 नंबर का भी आएगा। मतलब अगर ये 180 है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम 90 होना चाहिए। अगर ये 30 है तो फिर ये डेफिनेटली 60 है, एंड 30 और 60 में कितना डिफरेंस है? 30 का। तो फिर 10 का डिफरेंस ले लो, तो यहाँ पे 40 मिनट, यहाँ पर 50 मिनट। तो ये वाला पार्ट बहुत जल्दी क्रैक होना चाहिए कि टाइम है 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट और 60 मिनट का। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं स्पीड के ऊपर। तो जो हमारे पहले पार्ट की स्पीड है वो है 960 मीटर्स पर मिनट, राइट। अब स्पीड के लिए कोई और इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, सो व्हाट वी कैन से फॉर श्योर इज कि जो सेकंड पार्ट की स्पीड है वो होगी 960 + x, थर्ड पार्ट की स्पीड हो जाएगी 960 + 2x, और फोर्थ पार्ट की स्पीड हो जाएगी 960 + 3x, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सेम नंबर ऐड करते जाएंगे। उसके बाद अगर स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंसेस आ जाएंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस आएगा 0 0, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 + 1 28। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 0 0, 4 6 जा 24, कैरी आया 2, 4 9 जा 36 + 2 38, और यहाँ पर 40x भी आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं तो ये हो जाएगा 0 0, 5 6 जा 30, कैरी आया 3, 5 9 जा 45 + 3 48, एंड 50 × 2, तो यहाँ पर 100x भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो होगा 0 0, 6 6 जा 36, कैरी आया 3, 6 9 जा 54 + 3 57, और यहाँ पर 180x भी आ जाएगा। सो दिस विल बी दी टोटल डिस्टेंस, राइट। लेकिन टोटल डिस्टेंस के बारे में भी हमें पता है कि वो 224 किलोमीटर है, बट द थिंग इज कि ये स्पीड है मीटर पर मिनट में और टाइम है मिनट। इसका मतलब जो डिस्टेंस आ रहा है वो मीटर में है। तो 224 किलोमीटर इज डेफिनेटली 224 फॉलोड बाय 3 zeros, दैट इज 224 मीटर्स। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 224000। सॉल्व करके देखते हैं। तो आई गेस कि 2 0 तो सभी में है, तो 2 0 तो यहाँ लगा ही दो। तीसरा डिजिट यहाँ से ले लो, 8 + 4 12, यहाँ तो 0 है, और 12 + 6, सो दैट विल बी 18, कैरी आएगा 1। फोर्थ डिजिट है 8 + 1 9, 9 + 8 17, 17 + 8 25, 25 + 7 is 32, फिर कैरी आएगा 3, 2 + 3 5,
5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 5 इज 17। तो ये हो गया 172800, 40x 100x 180x, तो ये हो जाएगा 140 और 180, मतलब 320x के बराबर। सो दिस विल बी 320x, है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 320x है, ठीक है। अच्छा, मुझे पता क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि देन द डिस्टेंस इन मीटर शी ट्रेवल्स इन द फोर्थ पार्ट, राइट। तो ये जो फोर्थ पार्ट है, ये पता करने के लिए 180x की वैल्यू निकालनी है। तो 320x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस। तो सबसे पहले तो 0 0 है ही, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, तो 10 में से 2 8 गया 2, बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, और उसके बाद 12 में से 7 गया 5। तो ये हो गया 320x, दैट इज 51200। तो मेरे ख्याल से 180 चाहिए ना, तो 32 से डिवाइड कर देते हैं। 32 से डिवाइड करेंगे, 32 1 जा 32, बचेगा 192, तो 32 6 जा, सो दिस विल बी 1600। 180x की वैल्यू चाहिए, तो इसमें 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बी 28800, यही होगा। 16 इंटू 18 मतलब 17 स्क्वायर माइनस 1, तो 289 माइनस 1 इज 288। ये हो गया 180x, राइट। और जो लास्ट पार्ट का डिस्टेंस है वो इतना है, मतलब इसी में 57600 और ऐड हो जाएगा, एंड दैट्स इट। ये हो गया हमारा आंसर। तो मेरे ख्याल से मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना होते हुए लेंदी बहुत है, राइट। कैलकुलेशंस आर देयर, मेनी 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 कैलकुलेशंस आर देयर। तो कॉन्सेप्ट लगाने के बाद भी कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, एंड ऑब्वियसली जो क्वेश्चन का सॉल्विंग टाइम है वो काफी ऊपर निकल जाएगा। इन मैनी केसेस शायद हमारे पास इतना टाइम बचेगा भी नहीं, एंड ऑब्वियसली अगर हमने इतना टाइम इस क्वेश्चन में दे दिया तो शायद इससे हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेम्प्टेबल नहीं था। rather than solving it, leaving it would have been a wiser decision, so definitely छोड़ देते बेटर रहता, इसीलिए इसको हम टफ की कैटेगरी में रखेंगे। एनीवे आंसर ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर है ही। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 आता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, है ना। यहाँ पर हमें n की इंटीजर वैल्यू पता करनी है, फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो, अगर आपको पता है, अगर आप ये समझ पाते हो, अगर आपने ग्राफ राफ अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो जब हमारा लॉग का जो बेस होता है, जब हम ये बोलते हैं कि हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है दैट इज log x टू द बेस a, ठीक है, log x टू द बेस a, तो उसमें ये जो बेस है ये अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है ना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ फर्स्ट। हमें पता चलता है कि अगर x की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो ये 1 आ जाएगा, है ना। अगर x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ x 1 आ जाएगा, आएगा नहीं। x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ x 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 1 होगा तो log 1 कितना होता है 0, तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन फिर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे तो जो हमारा ग्राफ होता है वो डिक्रीज होता जाता है, मतलब निगेटिव में चलता जाता है। तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक। सो वी कैन से फॉर श्योर कि अगर हम ये चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं, राइट, कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पॉजिटिव हो, मतलब ये जो log x है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो, तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर जो log का आर्गुमेंट है वो डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस आर्गुमेंट को ध्यान से देखूं, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11, तो मुझे ये पता चलता है कि ये n स्क्वायर, इस 7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7/2 टाइम्स ऑफ n, और उसके बाद अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो 7/2 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 49/4, 49/4 होगा। और 11 में से अगर हमने 49/4 माइनस करके देखा तो यहां पर हमारे पास आएगा, ऑब्वियसली व्हाट वी कैन से फॉर श्योर इज, राइट, हम ये कह सकते हैं कि ओके, चलो ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 49/4 है, तो यहां से हमें 5/4 माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है ये n माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 के बराबर है, विच मीन्स कि ये 5/4 तक जा तो सकती है, माइनस 5/4 तक, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है।
लेकिन क्या एक्चुअली हो पाएगी? देखो सबसे पहली बात कि 7/2 दैट इज 3.5, जब यहाँ 3.5 रखोगे तब ये निगेटिव है, मतलब 3.5 के आसपास के इंटीजर में ही आपका आंसर होगा। हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम n की वैल्यू ले लेते हैं 3.5, तब हमारा जो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11 है, राइट, ये क्या होता है? तो ये हो जाता है -5/4, मतलब -1.25 के बराबर। ठीक है, ओके है, बढ़िया है। हमें इसकी वैल्यू 0 से 1 लेकर आना है और n इंटीजर होना चाहिए। तो 3.5 से छोटा इंटीजर 3 पुट करो, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 7 9 63, राइट। 11 और 9 का सम 20, 20 माइनस 63 होगा, 20 माइनस 63 होगा, सो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, राइट। सो वी कैन से फॉर श्योर कि अगर हमने 3 का स्क्वायर लिया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, 3 का स्क्वायर होगा 9, 7 3 जा 21, तो 11 और 9 का सम होगा 20, और 20 में से 21 माइनस किया तो ये -1 है, अभी भी 0 और 1 के बीच में नहीं आया। उसके बाद अगर हमने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 7 2 जा 14, 11 और 4 का सम 15, 15 माइनस 14, ये सीधे +1 पे पहुंच गया, मतलब 0 और 1 के बीच में तो आया ही नहीं, 0 और 1 के बीच में नहीं आया, 3 पे -1 था, 2 पे +1 हो गया। अब जब 1 रखोगे तो और बड़ा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -7 प्लस 11, तो 11 प्लस 1 12, 12 में से 7 गया तो ये और बड़ा हो गया। एंड सेम इज द केस, जब 3.5 से ऊपर जाओगे तो जब यहाँ 4 पुट करोगे तो ये -1 होगा, फिर 5 पुट करोगे तो फिर से +1, फिर 6 पुट करोगे तो फिर से +5, मतलब किसी भी इंटीजर वैल्यू ऑफ n के लिए, इंटीजर वैल्यू ऑफ n के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें 0 से 1 के बीच में मिल ही नहीं रही, नहीं मिल रही, तो इसका आंसर डेफिनेटली हो जाएगा कि इसके कितने इंटीजर सॉल्यूशंस पॉसिबल है? 0, आंसर ऑप्शन ए। दैट इज वन थिंग, अगर आप ग्राफ समझ पाते हो तो। दूसरी चीज जो यहाँ पर कर सकते हो वो ये कि अगर log ऑफ n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11 टू द बेस 1/4 को हम t मान ले, तो कंडीशन ये है कि ये t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी कंडीशन को भूल जाओ। अगर सॉल्व करोगे तो 1/4 अपना बेस है, उसके ऊपर पावर लगेगी t, 1/4 के ऊपर पावर t, और आंसर आना चाहिए n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11। ठीक है, 1/4 जो है वो हो जाएगा 2 की पावर -2, तो मतलब ये हो गया 2 की पावर -2t, एंड दैट इज n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11। अब हम समझ सकते हैं, है ना, वैसे तो यहीं से समझ में आ रहा है कि 1/4 के ऊपर पावर t लगी हुई है, इसका मतलब अगर t पॉजिटिव है तो 1/4 और छोटा 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 होता जाएगा, और t को पॉजिटिव होना ही चाहिए, वही तो कंडीशन है। तो t अगर पॉजिटिव है तो 1/4 और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा, जबकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये तो फिर बड़ा बड़ा होता जाएगा, n की किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए ये उतना छोटा आएगा ही नहीं। सो दैट इज व्हाई दिस हैज टू बी आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नो सच वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट इन इंटीजर्स, इंटीजर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, तो आंसर ऑप्शन ए। मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से एकदम मेथड से सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। The number of distinct pairs of integers x, y satisfying these inequalities। ठीक है, तो पहली इनइक्वालिटी ये है कि y जो है वो मिनिमम 3 हो सकता है और x हमेशा y से बड़ा होगा। दूसरी बात कि x और y का सम 14 से छोटा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बस प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, धीरे धीरे काउंट करते जाएंगे तो आई एम श्योर कि आंसर्स आते जाएंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि y की वैल्यू 3 है, राइट, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सच दैट एक्स और वाई का सम लेस देन 14 रहे, दोनों इंटीजर्स भी होने चाहिए, और एक्स वाई से बड़ा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव तो होगा ही। तो एक्स की वैल्यू 4 ले सकते हो, 5 7 6 सॉरी 4 5 6 7 8, 9 प्लस 3 इज 12, 10 प्लस 3 इज 13, दैट्स इट। 11 नहीं ले पाओगे क्योंकि 11 और 3 का सम 14 हो जाएगा, 14 इज नॉट allowed over here। Then the second situation is कि अगर y की वैल्यू को हमने 4 पुट किया तो अगेन x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो 5 इज पॉसिबल, 6 इज पॉसिबल, 7 है, 8 है, 9 है, आई थिंक दैट्स इट, 10 तो नहीं ले सकते। एंड सिमिलरली अगर x 5 है तो देन इट कैन बी 6, इट कैन बी 7, इट कैन बी 8, 9 नहीं ले पाएंगे। अगर ये 6 है तो 6 प्लस 7 13, दैट्स इट। 7 तो होगा ही नहीं क्योंकि 7 और 8 का सम हो जाता है 15, 14 से बड़ा,
तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ऑल टुगेदर 16 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, x and y के 16 पेयर्स आर पॉसिबल, सो दैट्स इट, आंसर मस्ट बी 16। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, वेरी 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 सिंपल, बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ठीक है, उसके बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कंटेनर होल्ड्स 200 liters of a solution of acid and water। ठीक है, तो कंटेनर में 200 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर दोनों है, तो 200 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर दोनों है। तो चलो यहाँ पे कॉलम बनाते हुए चलते हैं, दिस इज 200, एसिड और वाटर दोनों है, विथ हैविंग 30% एसिड, तो अगर 200 का 30% निकालोगे तो 20 इंटू 3 60 एसिड है, और वाटर का जो कंटेंट है वो 140 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि अतुल रिप्लेसेस 20% ऑफ दिस सॉल्यूशन विद वाटर, तो अगर उसने 20% सॉल्यूशन को रिमूव किया और फिर उसमें वाटर मिलाया तो वाटर तो बढ़ जाएगा, लेकिन एसिड जो है वो 20% से कम हो जाएगा। तो 60 का 20% कितना होता है, तो 6 2 12, तो एसिड तो 12 से कम हो जाएगा, मतलब एसिड विल बिकम 48। क्योंकि रिप्लेसमेंट किया है तो टोटल क्वांटिटी 200 ही रहेगी, 200 में से 48 माइनस किया तो वाटर 52 152 होगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, देन ही रिप्लेसेस 10% ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विद एसिड। अब देखो अगर रिप्लेसमेंट एसिड से हो रहा है तो एसिड पहले कम होगा फिर बढ़ जाएगा, लेकिन वाटर तो कम ही होगा, अगर 10% निकाला है तो वाटर 10% से मतलब 15.2 से डेफिनेटली कम होने वाला है। तो यहाँ पे 15.2 माइनस कर दो, तो 10 में से 2 गया 8, बचेगा 1, 11 में से 5 गया 6, 14 में से 1 गया, सो दैट विल बी 136.8। 200 में से 136.8 माइनस करेंगे तो आई एम श्योर 137 मतलब 63.2, तो यहाँ पर 63.2 एसिड हो जाएगा और टोटल सम हो जाएगा 600, सॉरी 200, है ना। लेट मी चेक, 19 एंड 6.8 एंड 3.2 इज 10, करेक्ट है, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि फाइनली रिप्लेसेस 15% ऑफ द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन्ड विद वाटर। अब अगर रिप्लेसमेंट वाटर से हो रहा है तो मतलब एसिड कम हो जाएगा, तो एसिड का 15% और निकाल दो, तो 632 का 10% होगा 6.32, इसी को आधा करोगे तो 2 3 एंड 2 का 16, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 9.48 होगा इसका 15%, तो इतना एसिड कम हो जाएगा, इतना एसिड कम हो जाएगा, सो दैट इज हाउ मच, 10 में से 8 गया 2, बचेगा 1, 11 में से 4 गया 7, बचेगा 2, 12 में से 9 गया 3, तो 53.72 लीटर इतना बचेगा हमारे पास एसिड, और बाकी का सब वाटर ही होगा। ठीक है, 200 में से 53 माइनस किया तो 147, तो ये होगा 146.28। तो अब इतना एसिड है, सॉरी इतना टोटल सॉल्यूशन है, ये एसिड है और ये वाटर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि the percentage of acid by volume in the final solution obtained after these three replacements is nearest to। ठीक है, तो ये जो 53.72 है ये हमारे टोटल सॉल्यूशन का कितना परसेंट है, तो ऑब्वियसली ये टोटल सॉल्यूशन का कितना परसेंट है, तो आई एम वेरी श्योर कि ये हमें 27% के आसपास दिख रहा है। 27 एग्जैक्टली 54 होता तो 27 थोड़ा सा कम है, 2 2 4 बचेगा 1, तो 2 6 बचेगा 1, तो 2 8 और ये है 26.86%, मतलब 27 इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आई थिंक अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन आई थिंक बहुत सारा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्विंग टाइम लगेगा ज्यादा, तो इसीलिए क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, इन दी सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो 1 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमारे पास 57 तक सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। देयर इज अ नंबर k सच दैट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लेस देन k, तो यहाँ पे बीच में कोई नंबर है k, राइट, ऑब्वियसली हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है, तो इससे पहले एक टर्म आएगी k माइनस 2, इसके बाद एक टर्म आएगी k प्लस 2, तो वो ये कह रहे हैं कि 1 से लेके k माइनस 2 तक का जो सम है
और k प्लस 2 से लेके 57 तक का जो सम है ये बराबर है, राइट। लेस देन k इज सच दैट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लेस देन k is equal to sum of all the elements greater than k, then k equals, right. So we can say for sure कि अगर ये पूरा का पूरा सम x है और ये वाला सम भी x है, right, तो इस पूरी सीक्वेंस का सम जो है 1 3 7, राइट, 1 3 5 7 से लेकर 57 तक पूरी सीक्वेंस का जो सम है वो हो जाएगा k प्लस 2x के बराबर, राइट। अब आई एम वेरी श्योर कि आपको ये पता है कि जब हम ऑड नंबर्स का सम निकालते हैं तो ऑड नंबर्स में अगर हमारे पास n टर्म्स होती है तो इन सब का सम कितना आता है n स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर, राइट। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो x है ये भी तो ऑड नंबर्स का ही सम है 1 से लेके k माइनस 2 तक। इसका मतलब ये जो x है ये डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और अगर ये x परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो अब हम शायद थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। कैसे? हम ये कहेंगे कि x होगा परफेक्ट स्क्वायर और k जो है वो 1 से लेके 57 के बीच की ही कोई वैल्यू है, ठीक है, और 1 से लेके 57 तक का सम हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, 1 से लेके 57 तक कितने टर्म्स होंगे? तो ऑब्वियसली 57 और 1 में कितना डिफरेंस है 56 को हाफ करो तो 28, मतलब 1 के आगे 28 टर्म्स है क्योंकि दो दो का गैप है ना, तो 1 के आगे 28 टर्म्स है, तो इंक्लूडिंग 1 29 टर्म्स है, मतलब इन सब का जो सम है वो हो जाएगा 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर k प्लस 2x है और जहां पर x भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841। 841 को k से माइनस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें x मिलना चाहिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो नाउ वी कैन जस्ट चेक द आंसर ऑप्शन, सिर्फ आंसर ऑप्शन चेक करना है, k के वैल्यूज तो दिए हैं। अगर 841 में से 41 माइनस करोगे, 841 माइनस 41 तो 800/2 400 आएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन बाकी केसेस में तो ऐसा हो ही नहीं रहा, इसका मतलब 41 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ये लॉजिक नहीं लगाओगे, आंसर ऑप्शंस यूज नहीं करोगे, देन द क्वेश्चन इज वेरी टफ, क्योंकि फिर यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ, यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ, फिर दोनों को इक्वेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करो, ठीक है। दैट विल बी अ वेरी 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 लॉन्ग प्रोसीजर। सो एनीवे, क्वेश्चन जो है उसको तो मैं यही कहूंगा कि इजी तो नहीं था, इट वाज लाइक स्लाइटली मोर टुवर्ड्स टफ क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं क्योंकि एक शॉर्टकट टेक्निक तो यहाँ पर बन सकती है, ठीक है, आंसर ऑप्शंस का यूज किया जा सकता है। चलिए अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 17। तो लेट x lies between 3 and 6 including both the values, and then box of x square is equal to square of box of x, right, where box of x is the greatest integer not exceeding x. Okay, I'm sure if you have prepared for the exam you know कि ये greatest integer function है जिसमें box of x का मतलब होता है कि हमें एक integer value find out करनी है, ऐसी integer value जो greatest तो हो, बड़ी से बड़ी हो, लेकिन x से बड़ी ना हो, ठीक है। If set S represents all feasible values of x, then a possible subset of S is, right? तो obviously क्वेश्चन जो है वो देख के ही समझ में आ रहा है कि अगर हम algebraically आगे बढ़ेंगे तो it is going to be next level difficult question। तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि हम आंसर ऑप्शंस को चेक करें। आंसर ऑप्शन में जो भी वैल्यूज अवेलेबल हैं उनसे हम थोड़ा सा चेक करके देखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। लेट्स से फर्स्ट टू आंसर ऑप्शंस में यहाँ पर 3 3 है, तो क्या 3 से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? क्या x की वैल्यू 3 हो सकती है? सो वी कैन से कि अगर यहाँ 3 रखा तो 3 स्क्वायर एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, तो बॉक्स का यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं है। 3 स्क्वायर इज 9, 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 ही होता है, और यहाँ पर भी 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ भी 9, तो सेटिस्फाइड है, मतलब 3 तो कंप्लीटली ओके, 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये समझो कि प्रॉब्लम तो 4 में भी नहीं है, किसी भी इंटीजर में तो प्रॉब्लम होगी नहीं, तो यहाँ पे 4 को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन फिर भी वो ये नहीं बोल रहे कि एग्जैक्ट सेट बताओ, वो ये बोल रहे हैं सबसेट बताओ, तो ठीक है 4 इंक्लूड नहीं भी किया तो हो सकता है ये रेंज में सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर दे। तो खैर एनीवे,
अब अगर हम ये बोलें कि यहाँ पे दूसरी वैल्यू है √10 और √10 जो है वो हमें 3 आंसर ऑप्शन में दिख रही है, तो चलो चेक करते हैं। अगर मैं ये कहूंगा कि √10 का स्क्वायर कितना होगा, तो √10 का स्क्वायर होगा 10 और उसके ऊपर बॉक्स लगा दो। अब यहाँ पर √10 है और पहले बॉक्स लगाना है, उसके बाद स्क्वायर करना है, ठीक है। तो √10 का स्क्वायर 10, 10 एक इंटीजर है, तो फिर बॉक्स का कोई मीनिंग बचा ही नहीं। अब √10 जो है बच्चों वो होता है 3 से थोड़ा सा बड़ा, √9 होता है 3, तो √10 जो है वो 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वी कैन अप्रोक्सीमेटली टेक इट एज 3.1। और अगर ये 3.1 है, तो जो बॉक्स है वो ये बोलता है कि एक ऐसा इंटीजर लो जो 3.1 से छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा हो, ठीक है। 3.1 से छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा हो, तो 3.1 से छोटे जितने इंटीजर होते हैं उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 3 ही है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर जो बॉक्स लगा है वो इसे 3 बना देगा और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो क्या 10 और 9 इक्वल होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो x जो है वो √10 नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो ये दोनों आंसर ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बॉक्स लगने का मतलब ये है कि जो इंटरवल है उसमें √10 को इंक्लूड किया जा रहा है, और हमें पता है x की वैल्यू √10 नहीं होती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है तो √10 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये अभी भी करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट लगा है तो √18 इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हम कौन सी वैल्यू से चेक करें जिससे कि हमारा आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन करने में हमें इजी पड़ जाए, क्योंकि अब यही दो आंसर ऑप्शन बचे हैं। तो अगर हम ये देखेंगे ओके कि √26 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसमें तो है, क्योंकि √27 इंक्लूड नहीं है लेकिन उससे छोटे तो सारे वैल्यूज इस इंटरवल में है। तो हम ये बोलेंगे चलो √26 से चेक करके देखते हैं। तो √26 का अगर हमने स्क्वायर निकाला और फिर उसके ऊपर बॉक्स लगाया, दूसरी बात कि √26 के ऊपर बॉक्स लगाया फिर उसका स्क्वायर किया, तो 26 का √26 का स्क्वायर 26, बॉक्स खुल जाएगा। अब जो हमारा √26 है, तो 25 का रूट होता है 5, तो ये होगा करीब करीब 5.1। 5.1 है तो ये बॉक्स जो है ये इसे 5 ही बना देगा, और 5 का स्क्वायर तो होता है 25, तो ये दोनों बराबर तो नहीं हुए, मतलब √26 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब √26 इस इंटरवल में है, इस इंटरवल का मतलब ये है कि 5 से लेके √27 तक के सारे वैल्यूज जिसमें 5 इंक्लूडेड है और √27 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उससे छोटे तो सारे वैल्यूज इंक्लूडेड है। इसका मतलब इसमें √26 इंक्लूड किया है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन, तो ये आंसर ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। So ultimately answer option D will be the correct answer. Okay. And all these questions of this type, which are like inequality based questions, very difficult, have to be solved by using the answer options. एल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन के बराबर टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो नॉट अ वेरी गुड आइडिया। चलो मेरे ख्याल से क्वेश्चन टफ था, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर ये अप्रोच नहीं समझ में आती तो इसको हम अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो हमारा ए के है उसका मतलब है 3 टू द पावर के, और उसके बाद एक इनइक्वालिटी हमें गिवन है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या गिवन है कि हमारे पास है a1। a1 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 की पावर 1। यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये जो चल रहा है, अच्छा ये ऐड नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 की पावर 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है ये चलेगा 3 की पावर 20 की पावर 20 तक, राइट। अब वो ये कह रहे हैं कि इट इज लेस देन व्हाट, राइट। ये किससे छोटा है, तो इट इज लेस देन दिस प्रोडक्ट, राइट। अब ये प्रोडक्ट क्या है, a21 मतलब 3 की पावर 21 इंटू 3 की पावर 22 इंटू 3 की पावर 23 एंड सो ऑन इंटू 3 की पावर 20 प्लस m, इस प्रोडक्ट से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि दोनों तरफ बेस तो सेम है, पावर्स को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पावर है 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 3 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर।
दिस इज लेस देन 3 और यहाँ पे तो बेस सेम है, सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 21 प्लस 22 से लेके 20 प्लस m तक हमारी पावर है। ओके, अब अगर हम देखते हैं दोनों तरफ बेस सेम है, तो जिस तरफ टर्म बड़ी है उस तरफ पावर भी बड़ी होगी, तो इन सब का सम निकालो। 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का सम, मतलब 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का सम, फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 20 प्लस वन, 20 इंटू 2 41 डिवाइडेड बाय 6, दैट हैज टू बी लेस देन, यहाँ पर भी पावर निकालेंगे। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म में 20 प्लस वन है, सेकंड टर्म में 20 प्लस टू है, तो लास्ट टर्म है 20 प्लस m, मतलब m टर्म्स आर देयर, तो m टर्म्स है तो m बाय 2 लिख दो सबसे पहले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके बाद लिखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, यही करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 3 का ये हो गया 7 टाइम्स, तो 20 का 7 टाइम्स 140 इंटू 41, दैट इज लेस देन, राइट। यहाँ देखते हैं तो m और m प्लस 41, ठीक। अब हमें ये पता चल रहा है कि m और m प्लस 41 का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए कितना, तो 14 वन जा 14, कैरी आया 1, 14 फोर जा 56 प्लस 1 57, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये 5740 से बड़ा आना चाहिए, और हमें निकालनी है m की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब नाउ वी आर ऑल सेट टू यूज द आंसर ऑप्शंस। आंसर ऑप्शन में सबसे छोटी वैल्यू दी है 57, तो 57 और 57 प्लस 4 मतलब 61, तो 57 और 61 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 वन जा 7, 1 इंटू 5 5, 7 सिक्स जा 42 प्लस 5 47, कैरी आएगा 4, 5 सिक्स जा 30 प्लस 4 34, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 5 सिक्स जा 30। अच्छा, ओके, हाँ जी, ठीक है, तो m और m प्लस 4, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या यहाँ पर, ये प्रोडक्ट जो है ये तो बहुत ज्यादा ही छोटा आ रहा है। ओके ओके ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट। हाँ जी, तो ये वाला जो स्क्वायर है दिस इज 20 तो दैट विल बी 21 और 20 प्लस m, सो दैट हैज टू बी 41 प्लस m, यहाँ पर m तो है ही, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स है m, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम हो जाएगा 41 प्लस m, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो 5740 से बड़ा आना चाहिए। मैंने सबसे पहले 57 रखा, तो 57 और 61 का जो प्रोडक्ट है वो काफी छोटा आ रहा है, ठीक है। 56 से तो और छोटा हो जाएगा, तो फिर अगर हम 58 से चेक करें, 58 है, 58 प्लस 4 होगा 62, सो दैट विल बी हाउ मच, राइट, कितना होना चाहिए ये भी बड़ा छोटा सा ही प्रोडक्ट आएगा, है ना। लेट मी थिंक अबाउट इट, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। A21, 3 की पावर 21, 3 की पावर 22 एंड सो ऑन, तो m की स्मॉलेस्ट वैल्यू पता करनी है। ओके, चलो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो m की जो वैल्यू है वो आएगी तो 58 के बराबर, ठीक है। आई थिंक इसमें एक बार थोड़ा सा, हाँ जी, 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, आई थिंक सब कुछ यहाँ पे क्या है 21 22 एंड सो ऑन m, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना, आई थिंक आई एम मेकिंग अ वेरी सिली मिस्टेक, राइट, वेरी 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 सिली मिस्टेक, राइट। तो आई कैन से फॉर श्योर कि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, 441 की जगह 4 लिख दिया है, सो मेक इट 41, तो मेरे ख्याल से काफी सिली मिस्टेक हो गई। चलो एनीवे, इसको अगर हम चेक करके देखें तो सबसे छोटा नंबर है 56, तो 56 है, 56 में 41 ऐड करेंगे तो 50 40 90, और 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा 97। कैलकुलेट करके देखो तो ये 5740 से छोटा आएगा। इवन जब 57 से कैलकुलेट करोगे 57 इंटू 98, तो ये भी छोटा आ जाएगा। उसके बाद जब 58 से कैलकुलेट करोगे तो 58 इंटू 99 जो है ये आपको 5740 से बड़ा दिखाई देगा, और ये इजी भी है कैलकुलेट करना,
क्योंकि 99 जो है वो होगा 100 माइनस 1, तो ये होगा 5800 माइनस 58, एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यार ये तो बड़ा आ जाएगा, इससे ये आएगा 5742। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी m की, दैट हैज टू बी 58। करेक्ट। चलिए, वेरी गुड, सो दैट्स इट, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन था, बिकॉज थोड़े तो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, उसके बाद फिर थोड़े से कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे। तो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। In a three-digit number n, the digits are non-zero and distinct. ठीक है, तीनों digits non-zero हैं, distinct हैं, such that none of the digits is a perfect square. तो देखो हमारे पास digits होते कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही digits होते हैं। जीरो भी होता है, लेकिन उन्होंने बोला है सारे digits नॉन जीरो हैं, तो जीरो ले नहीं सकते। फिर उन्होंने ये बोला है कि नन ऑफ द डिजिट्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं ले सकते, तो ये सारे डिजिट भी नहीं ले पाएंगे। उसके बाद एंड ओनली वन ऑफ द डिजिट्स इज अ प्राइम नंबर, तो ये जो 2 3 और 5 और 7 है, इनमें से कोई एक ही डिजिट ले पाएंगे। ठीक है, अब देखो 3 डिजिट का नंबर है और इनमें से तो कोई एक ही ले पाएंगे, मतलब 6 और 8 तो लेना ही पड़ेगा, तो 6 कंपलसरी है, 8 कंपलसरी है। इन तीनों में से कोई, इन चारों में से कोई एक ही नंबर आ पाएगा। देन द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो n की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, तो इनमें से सबसे छोटा नंबर ले लो, दैट इज 2। 6 और 8 तो लेना ही है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी 268, जो कि हो रही है 2 इंटू 2, मतलब 4 से डिवाइड किया तो 4 6 24, 4 7 67 इज अ प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 67 की पावर 1, मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए पावर्स में 1 1 इंक्रीज करो और मल्टीप्लाई कर दो, सो वी कैन से फॉर श्योर कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 6, राइट। अगेन दी सेम थिंग कि ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का कॉन्सेप्ट है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें इसमें लॉजिकल है। ठीक है, बट आई थिंक प्रिपरेशन की होगी तो इतना तो पढ़ा ही होगा, तो क्वेश्चन डेफिनेटली इजी है, इजी था, सभी लोगों से हो जाना चाहिए था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20 नाउ। क्वेश्चन नंबर 20 है a माइनस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 4, 6a प्लस 3b माइनस 3c इज इक्वल टू 50, where a, b and c are real numbers, then the value of 2a plus 3b minus 3c is right. तो आई एम श्योर कि हम यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये है a और ये है 6a, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो, या हाँ ठीक है ऐसे ही कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है ना, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे एक साथ। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो, a माइनस 6b प्लस 6c दैट इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करो तो आपको ये पता चलेगा कि ये हो जाएगा 12a, 2 इंटू 3 सो दैट विल बी प्लस 6b माइनस 6c, और 50 इंटू 2 दैट इज 100। अब इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 13a, 6b से 6b कैंसिल, 6c से 6c कैंसिल, और यहाँ पर ये हो जाएगा 104, मतलब a की वैल्यू होगी 104 अपॉन 13, सो दैट हैज टू बी इक्वल टू a। ठीक है, अब अगर ये a की वैल्यू 8 आ गई तो फिर हम इस इक्वेशन से 3b माइनस 3c निकाल सकते हैं। 6a प्लस 3b माइनस 3c इज इक्वल टू 50। a की वैल्यू है 8, तो 6 इंटू 8 इज 48, और 48 से हमें पता चल जाएगा कि 3b माइनस 3c जो है वो होगा 50 माइनस 48, 2 के बराबर। अब हमको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो एक्सप्रेशन क्या है, तो वो एक्सप्रेशन है 2a प्लस 3b माइनस 3c। a की वैल्यू हमें पता चल रही है 8, 3b माइनस 3c है 2, so this will be 16 plus 2 means 18, so the correct answer must be 18, that is answer option A. Okay, so this is how we can understand it कि ये है हमारा बहुत 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 इजी क्वेश्चन, सुपर इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो उसके बाद देखें, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली इंटीजर रूट्स, राइट, सिर्फ इंटीजर रूट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो सम ऑफ द रूट्स होता है दैट इज माइनस बी बाई ए, तो b की वैल्यू है -5, तो सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा 5, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है दैट कम्स आउट टू बी c बाई ए, सो दैट विल बी k।
राइट। अब उन्होंने ये कहा है कि दोनों रूट्स जो हैं वो इंटीजर ही होने चाहिए, बोथ द रूट्स मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, और हमें के पॉसिबल वैल्यूज पता करने हैं, और के नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, के मस्ट बी नॉन नेगेटिव, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ के। इसका मतलब के नेगेटिव नहीं होगा, के जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब या तो दोनों रूट नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव। अब अगर दोनों रूट नेगेटिव लोगे तो सम 5 नहीं आएगा, तो इसका मतलब दोनों रूट पॉजिटिव होने चाहिए। तो दो रूट है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों का सम 5 होना चाहिए, दोनों इंटीजर भी होने चाहिए, उससे हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे कि दो रूट है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का सम 5 है, दोनों इंटीजर हैं। तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा 0+5, एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा 1+4, एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2+3। पहले वाले केस में के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0 के बराबर, सेकंड केस में के की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर, थर्ड केस में के की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर, एंड दैट्स इट, आंसर आ गया। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल? 3 वैल्यूज आर पॉसिबल। के हो सकता है 0, अगर के 0 है तो 0 और 5 रूट है, अगर के 4 है तो 1 और 4 रूट है, और अगर के 6 है तो 2 और 3 रूट्स है। इसके अलावा कोई और केस बनेगा नहीं, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स +5 होना ही चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इंटीजर भी हो और नॉन निगेटिव भी हो। तो ऐसे 3 ही केसेस बनेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर ओनली 3 केसेस आर पॉसिबल, आंसर मस्ट बी 3। ठीक है, एक तरीका और है, डिस्क्रिमिनेंट से भी सोच सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसके लिए भी कंडीशन ये होती है, अगर रूट्स इंटीजर हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर b है -5, तो उसका स्क्वायर 25, a तो 1 है और c की वैल्यू है k। तो ये जो 25 - 4k है ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, और k है नॉन नेगेटिव। तो अब आप सोचो कौन कौन सी वैल्यू से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो देखो, अगर k 0 रखोगे तो 25 - 0 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 25 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ 9 नहीं आ सकता। इसी तरीके से सोचोगे तो फिर k की वैल्यू 4 रखोगे, 4 × 4 कितना होगा? 16। 25 - 16 इज 9, तो दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। और फिर उसके बाद 4 × 6 24, 25 में से 24 गया तो 1, तो तीसरा सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ से भी मिल जाएगा, बट एनीवे जो आसान तरीका है वही हमें एग्जाम में यूज करना चाहिए। एनीवे आंसर इज 3। क्वेश्चन इजी था, सभी लोगों से सॉल्व हो जाना चाहिए था। चलिए उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज स्टॉक्स ए बी एंड सी आर प्राइस्ड एट रुपीज। तो देखो, स्टॉक ए जो है उसका प्राइस है 120 रुपीज पर शेयर, स्टॉक बी का प्राइस है 90 रुपीज पर शेयर, और स्टॉक सी का प्राइस है 150 रुपीज पर शेयर। A trader holds a portfolio consisting of 10 shares of stock A, तो उसके पास स्टॉक ए के 10 शेयर्स हैं, and 20 shares of stocks B and C put together. If the total value of her portfolio is rupees 3300, then the number of shares of stock B that she holds. तो स्टॉक बी के शेयर्स को x मान लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 20 - x। उसके बाद इसकी टोटल वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 90x, एंड दिस विल बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 2 30, तो 3000 - 150x, और ये जो टोटल वैल्यू है दिस हैपेंस टू बी 3300। तो मुझे पता चलेगा कि ये तो हो गया हमारे पास 4200, 90 इसमें से माइनस किया तो आई थिंक ये हो जाएगा -60x, दैट इज 3300। ठीक है, सबसे पहले सब में से एक एक जीरो हटा दो तो क्वेश्चन कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। 6x की वैल्यू होगी 420 - 330, so that will be equal to how much, right? 420 - 330 है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, हाँ जी, तो 420 में से 330 माइनस किया हमने, तो 12 में से 3 गया 9, तो ये हो गया 9, मतलब x की वैल्यू 15, एंड दैट्स इट। उसके पास स्टॉक बी के कितने शेयर्स हैं? 5 शेयर्स आर देयर, सॉरी 15 शेयर्स आर देयर, तो आंसर मस्ट बी 15, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कैसा था? लीनियर इक्वेशन का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, तो डेफिनेटली इजी क्वेश्चन वाज देयर। सो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस अराउंड
आई थिंक 10-11 क्वेश्चंस तो क्वाइट डुएबल क्वेश्चंस थे, बहुत इजीली कर किए जा सकते थे एग्जाम में। और थोड़ा सा पुश करोगे तो अराउंड 14-15 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं विद इन 40 मिनट्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। और जाने से पहले एक चीज और देख लीजिए ध्यान से। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा टॉप रैंकर्स का पोर्टल है, इस पोर्टल पर अगर आप जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें ड्रॉप डाउन करने के बाद अगर आप सिलेक्ट करते हैं कैट एंड ओमेट्स, फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कैट 2026, तो आपको कैट 2026 के सारे बैचेस दिखने लगेंगे जो कि अभी आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें से एक बैच जो है वो लाइट हाउस का है, जिसमें आपका कैट का पूरा कोर्स प्लस लाइट हाउस भी इंक्लूडेड है। सो दिस इज वन बैच जो कि 23 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो इस बैच को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, 23 फेब से स्टार्ट होगा, तो आपकी कोई क्लास अभी मिस नहीं हुई है। इन केस यू वांट टू बी 100% श्योर, तो आप यहाँ पे जो जो डेमो का बटन है इसको प्रेस करके डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड यस यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द बैच ऑन दिस टैब ओनली। और डेफिनेटली फिर आपको जो बैच है उसको ज्वाइन करने के लिए और मोटिवेशन मिल सकता है। ठीक है, एंड दैट्स इट। आई थिंक दिस सेशन has to be ended over here. So enjoy yourself. Keep a very good care of your health and fitness. Tata. Bye bye.